हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को रमज़ान के इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक मुबारकबाद। सेफ़ रहें, सिक्योर रहें और कोशिश पूरी होनी चाहिए घर में ही रहकर नमाज़ अदा करने की। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। और दोस्तों परसों से जो विवाद चल रहा था वो मामला सुलझ चुका है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? तो टॉप पर है नॉर्वे। भारत इस बार 142वें स्थान पर आ गया है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे पहले आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO को $30 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $30 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा, ये जो डोनेशन है ये दोस्तों एक्स्ट्रा डोनेशन है, यानी कि जो चाइना इससे पहले $20 मिलियन दे चुका है उसके अतिरिक्त ये होगा। ठीक है, यानी टोटल चाइना इस बार $50 मिलियन दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपको पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को फंडिंग करने से मना कर दिया था और वो देते थे 15%, जो कि होता है लगभग $40 मिलियन। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो जब वो मना कर दिए थे तो अब चाइना आगे आया, एक स्टेप आगे बढ़ा और $30 मिलियन एक्स्ट्रा देने की घोषणा की है। WHO के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अभी हाल ही में दोस्तों इसी के स्थापना दिवस के अवसर पर इसी मंथ में यानी 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही हुई थी WHO की स्थापना। क्लियर है? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं टेड्रोस एधानोम। कौन है? टेड्रोस एधानोम। कहाँ के हैं वो? इथियोपिया के हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इथियोपिया के वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और इस वजह से वो आए जब WHO में, और उसमें चाइना का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चाइना ने बहुत सपोर्ट किया था इनको WHO का हेड बनाने में। तो यही वजह है कि ये चाइना का सपोर्ट करते हैं। तो इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी लोग को पता भी होगा। फिलहाल हम लोग कुछ और पॉइंट की बात करते हैं WHO के। WHO ही दोस्तों क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है दुनिया भर में जितनी भी महामारियाँ फैलती हैं, जितने भी रोग होते हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो फिर ये जब रिस्पॉन्सिबल है तो इसे ने ही इसे महामारी घोषित किया। ठीक है, WHO ही घोषित करता है किसी भी रोग को महामारी अगर घोषित करना होता है तो। कोविड-19 नाम भी इसी ने दिया था। कोविड-19 का मतलब भी मैंने आपको बताया था। कोविड का कोरोना CO से मतलब हो गया, VI से मतलब वायरस हो गया और D से डिसीज़, कोरोना वायरस डिसीज़। और ये 2019 में आया था पहली बार सामने, इस वजह से 19 किया गया है। तो ये है कोविड-19 का नाम, इसी ने दिया WHO ने। ठीक है, और वायरस का नाम नोवेल कोरोना वायरस आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वो भी नाम WHO ने ही दिया था। ठीक है, कोरोना वायरस यानी वायरस का नाम नोवेल कोरोना वायरस दिया और महामारी का नाम कोविड-19 दिया। ओके, महामारी की भी घोषणा इन्होंने ही की। चलिए अब बात करते हैं चाइना की। चाइना देखिए मैप में, ये रहा चाइना। राजधानी है यहाँ की बीजिंग, जहाँ पर होने वाला है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल। रेनमीबी या युआन यहाँ की करेंसी है। पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना ही है। शी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों मंदारिन। और मंदारिन मैंने आपको बताया था कि दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बनी है। पहली इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा दुनिया में, दूसरी मंदारिन और तीसरे नंबर पर हिंदी आई थी, तभी ये चर्चा में आया था जब मैंने आपको बताया था। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, मैं कुछ और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कल आप लोगों ने इतना ज़्यादा खुश कर दिया हमें कि मैं पूरी तरीके से आपको समर्पित होने के लिए प्रयास करूँगा। और इस वजह से हम लोग आगे बढ़ते हुए करंट अफेयर को और ज़्यादा एक कह सकते हैं कि एक नए कलेवर में पेश करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो जो भी मैप आता है उसको कलरफुल मैप में दिखाया जाएगा, उसके बारे में, उस कंट्री के बारे में, आसपास के देशों से जैसे बॉर्डर शेयर करता है उसको भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, जैसे आपका राज्यों के बारे में मैं बताता हूँ और भी जो भी ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, जो भी जितनी ज़्यादा जानकारियाँ मैं दे पाऊँगा उस कंट्री के बारे में दूंगा। और पर डे एक फोकस कंट्री होगी हमारी, उस फोकस कंट्री के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, चाहे वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अगले दिन की वीडियो से होंगी, क्योंकि आपको पता है कि कल मुझे समय मिल नहीं पाया था तो इस वजह से हो नहीं पाया। अगली बार से
मैं आपको डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें नया लाने वाला हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके जीएस आपका पूरा अच्छे से तैयार होता चलेगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने mCovid-19 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मिज़ोरम ने mCovid-19 नाम का एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है। अब इस ऐप से क्या होगा, तो इस ऐप के थ्रू दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पर सेफ़ और सिक्योर तरीके से ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। जैसे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हो गए, ये एक स्टेट से अदर स्टेट जाते रहते हैं, और भी जो अप्रेंटिसशिप वगैरह हो गए जो सामान लेकर आते जाते रहते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य तक, तो उनके जो ड्राइवर्स हो गए उन्हीं लोगों के लिए ये ऐप डेवलप किया गया है। ठीक है, मिज़ोरम सरकार ने इसे शुरू किया है mCovid-19 नाम का मोबाइल ऐप और पोर्टल पर ऑलरेडी एक पार्ट की वीडियो आ चुकी है, सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगी, क्योंकि मुझे पता है ये इतने ज़्यादा एप्लीकेशन और पोर्टल हो गए हैं कि इनको आपको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो आ चुकी है, उसकी क्विज़ भी अवेलेबल है ऐप पर, और अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी जल्द ही। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिए, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं मिज़ोरम की। मिज़ोरम देख लीजिए दोस्तों मैप में, ये रहा मिज़ोरम। जोरमथंगा यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, मिज़ोरम के अगर मुख्यमंत्री का नाम न याद हो तो बहुत ही आसान रास्ता है, मिज़ोरम लिखिए, उसमें मी काट दीजिए जोरम, मिज़ोरम से जोरमथंगा, आसानी से याद रख सकते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर इसका ज्यूरिडिक्शन आता है, मैंने आपको बताया भी था, गुवाहाटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अजय लांबाजी, इसे ध्यान रखिएगा। डम्फा अभ्यारण्य है मिज़ोरम में ही। मिज़ोरम अपना बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, तो मिज़ोरम दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है असम से, मणिपुर से और त्रिपुरा से, 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है ये। और मिज़ोरम जो हुआ ये स्थापित हुआ था 23वें राज्य के रूप में, ये 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, कब? 20 फरवरी 1987 के रूप को 23वें राज्य के रूप में आया था ये सामने। मिज़ोरम में ही दोस्तों डम्फा अभ्यारण्य है, और यहाँ की अगर लोक नृत्य के बारे में बात करें यानी फोक डांस की, तो चैरो, छेछलाम और खुल्लम, ये 3 यहाँ के लोक नृत्य हैं। पाला झील जो है ये दोस्तों सबसे बड़ी झील है मिज़ोरम की। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने संपर्क दीदी नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को घर पर ही एनिमेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, यानी घर पर ही रहकर बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। अभी कुछ ऐसा ही राजस्थान सरकार ने दोस्तों शुरू किया था प्रोजेक्ट स्माइल ई लर्निंग के लिए, वो भी आपको याद होगा। तो ये संपर्क दीदी शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। क्लियर है? चलिए अब उत्तराखंड आया है, तो उत्तराखंड देख लीजिए मैप में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यहीं है, उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों रमेश रंगनाथन जी, और उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें हैं 71, राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 3 और लोकसभा में सीटें जाती हैं 5। अब उत्तराखंड है कहाँ पर देख लीजिए मैप में। उत्तराखंड ये रहा, ये दोस्तों 9 नवंबर को सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और उत्तर प्रदेश जब ये अलग हुआ तो किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, हरियाणा मत लिखिएगा, क्योंकि अगर हरियाणा से ये बॉर्डर शेयर करेगा तो उत्तर प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर नहीं शेयर कर पाएगा। चलिए, उत्तराखंड जो है ये दोस्तों 4 धामों के लिए प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है, देवभूमि के नाम से इसी वजह से इसे जाना जाता है। और कुछ डिटेल अगले दिन की वीडियो में जानेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके धीरे धीरे डिटेल्स इकट्ठा करते जाएंगे। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको मिलता जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना जाए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य व्यवस्था वाला जो पोर्शन पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर के लिहाज से। जैसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दोस्तों जब ये मनाया गया 24 अप्रैल को यानी कि कल, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर देश भर के सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित किया, और उन्होंने ही इस अवसर पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है इसको लिख लीजिए। इस पोर्टल के थ्रू होगा ये कि ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइज किया जाएगा, यानी कि उनको डिजिटल बनाने के लिए ये शुरू किया गया है।
और इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में पंचायतों का लेखा जोखा जो होगा पूरा का पूरा इसी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर होगा। ठीक है, इसीलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ, ई ग्राम स्वराज पोर्टल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। और साथ ही साथ में दोस्तों एक स्वामित्व योजना भी शुरू की गई है, और इस स्वामित्व योजना के थ्रू होगा ये कि ड्रोन के माध्यम से गांव की मैपिंग की जाएगी। क्लियर? तो ये तो रहा करंट अफेयर से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की। ठीक है, ये इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 1992 के तहत पंचायती राज का गठन 24 अप्रैल को हुई, यानी इसी दिन 24 अप्रैल को 1993 में हुआ था, लागू हुआ था। क्लियर है? और इससे आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के ओ तक, ठीक है, ये इसके बारे में व्याख्या की गई है भारतीय हमारे संविधान में। और इसके लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एक तो 73वां संविधान संशोधन, ये समझ लीजिए भयंकर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन, अगर आप कई एग्जाम दिए होंगे तो आपको जरूर पता होगा। दूसरी बात, ये 11वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूची पूछी जाती है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये सब तो था रटने वाला पॉइंट, ठीक है। अब आपको समझने वाला पॉइंट ये कि राष्ट्रीय पंचायती राज ये होता क्या है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो गाँव में ये ग्राम सभा होती है, पंचायत होती है, चुनाव होते हैं, ये सारी जो व्यवस्था होती है ये पंचायती राज कहलाती है। जैसे कि प्रधानी हो गया, ठीक है, प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह, तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये यही पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने बताया 73वें संविधान संशोधन के तहत शुरू किया गया था, देश में लागू किया गया था, तो इसी व्यवस्था को ये कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स 2022 का लोगो जारी किया गया, ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये दोस्तों आयोजित होगा यूएसए में, अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ पर होगा? ये बिर्मिंघम अलाबामा में होगा। ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड वाला अलग है, ये बिर्मिंघम है, ठीक है, बिर्मिंघम अलाबामा में है, अमेरिका में, वहीं पर आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड गेम्स 2022, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों ये 1 वर्ष के लिए पोस्टपोन किया गया था, तो अब ये 17 जुलाई 2022 को आयोजित होगा, पहले 2021 में आयोजित होने वाला था, ठीक है। तो इस बार का ये 11वां संस्करण है, ठीक है, और बिर्मिंघम अलाबामा अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नया लोगो लॉन्च किया गया है। इसके पिछले संस्करण की अगर बात करें तो पिछला वाला हुआ था पोलैंड में, और अमेरिका के बाद यानी अगला संस्करण जो होगा वो होगा चाइना में। इस बार का होगा यूएसए में, अमेरिका में। क्लियर? अब अमेरिका आया है तो अमेरिका के बारे में जान लीजिए। अमेरिका ये रहा मैप में, वाशिंगटन डीसी है यहाँ की राजधानी। वाशिंगटन डीसी में ही है दोस्तों आईएमएफ का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर। यूएस डॉलर है यहाँ की करेंसी। इनकी संसद का नाम है कांग्रेस। डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति हैं यहाँ के, और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने माई बुक माई फ्रेंड नाम का एक अभियान शुरू किया है, एक कैंपेन शुरू किया है। किस अवसर पर? विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर। अभी आपको पता होगा, अभी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 23 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो उसी अवसर पर दोस्तों बुक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, किताबों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये शुरू किया गया है अभियान, ठीक है। माई बुक माई फ्रेंड नाम का अभियान रमेश पोखरियाल निशंक ने ये शुरू किया है। अब दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं मानव संसाधन विकास मंत्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले कुछ दिनों में कुछ और भी पोर्टल, कुछ और भी अभियान कार्यक्रम शुरू किए हैं, उन सभी को हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी जल्द ही दोस्तों विद्यादान 2.0 कार्यक्रम शुरू किया था, विद्यादान 2.0। इसके साथ ही युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, और समाधान चैलेंज भी शुरू किया गया था इसी के द्वारा। और दोस्तों भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया गया था। इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, मेरी ई बुक को लेकर के जो विवाद हुआ था कल, जो मेरी ई बुक क्रैक जीके ट्रिक पर अपलोड हुई थी एप्लीकेशन पर, तो कल हमारी बात हुई उनसे, क्रैक जीके ट्रिक के जो सर हैं मनीष सर, उनसे बात हुई। उन्होंने हमारे पास कॉल किया और काफ़ी देर तक बात चली, और उन्होंने सॉरी वगैरह बोला। उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी के थ्रू, उनके टीम मेंबर के थ्रू वो गलती से हो गया था, उन्होंने चेक नहीं किया, और वो इसके लिए अपनी गलती मान लिए हैं। और फिलहाल मैंने तीनों ई बुक डिलीट करवा दी है उनके एप्लीकेशन से, और इन फ्यूचर उन्होंने ये भी एश्योर किया है कि उनके थ्रू जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार से ऐसा अब नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं हमारे ऊपर,
और आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। फ़िलहाल फॉर्मेलिटी के लिए मैंने उनसे एक मेल लिखवा लिया है, मैंने उसको भेज भी दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी इंसान को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है तो आई थिंक वो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको एक मौका और दिया जाए। तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर इसी वजह से मैंने वीडियो डिलीट कर दी, जितने पोस्ट किए थे मैंने डिलीट कर दिया। और साथ ही साथ आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप लोग जो कमेंट वगैरह करते थे उसको बंद कर दो। काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही थी, इससे उनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इमेज पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अब आप कमेंट मत कीजिएगा। और हम लोग को यही चाहिए, एक मानवता यही है कि माफ़ कर देना चाहिए। और लेकिन ये भी करना दोस्तों ज़रूरी था, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो फिर मान लीजिए कोई और यूट्यूबर कुछ भी कर सकता था, किसी का भी कोई भी, सब ऐसे ही कॉपी करने लगते। तो ये भी ज़रूरी ही था एक प्रकार से। लेकिन अब दोस्तों ये मामला यहीं समाप्त करते हैं। जितनी जल्दी ये मामला समाप्त होगा उतनी जल्दी ही हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, और वही ज़रूरी है सबके लिए। तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी आप लोगों ने कल से किया, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी बॉन्डिंग होती है वो मुझे कल पता चला। इतनी गहरी बॉन्डिंग है हमारी और आपसे। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा चैनल तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर हैं वो बिल्कुल सॉलिड हैं, और यही हमें चाहिए। कम होगा चलेगा, लेकिन जो हो ठोस हो। तो कल आप लोगों ने ये करके दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी को, और भी एक नए कलेवर में, एक नई ऊर्जा के साथ, और भी नए नए एडवांसमेंट के साथ मैं शुरू करूँगा, और आपको और भी अच्छा कंटेंट दूंगा। और आप लोग का भी अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइए, बेझिझक बताइए, मैं वो सुधार करने के लिए ज़रूर प्रयास करूँगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनको भी बढ़ने दीजिए, सबको बढ़ने दीजिए। और उन्होंने अपनी गलती मान ली है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो उनको माफ़ करना ज़रूरी है इस समय। लेकिन और भी जो यूट्यूबर हैं उनके लिए ये कड़ा संदेश होना ज़रूरी है, जिससे वो आगे किसी के साथ ऐसा ना कर पाएँ। अपना कंटेंट बनाएं सब लोग, और अपना अपना करें। जैसे सब लोग अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं, सबके व्यूअर, सब जिसको जो पसंद होता है उसकी वीडियो देखते हैं, वैसे ये भी होना चाहिए कि सब अपना अपना कंटेंट क्रिएट करें, जिसको जो पसंद आए, जिसका कंटेंट पसंद आए वो उसकी लेगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किया? नमूना संग्रह मोबाइल लैब, यानी इसके हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं तो सैंपल कलेक्शन का मोबाइल लैब। ठीक है, सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। और मोबाइल का मतलब ये अपने हाथ वाला मोबाइल ना समझिएगा। मोबाइल का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, जो मूवेबल हो, यानी चलता फिरता हो। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि भारत की पहली कोविड-19 चलती फिरती मोबाइल लैब जो नमूना कलेक्ट करती हो, सैंपल्स कलेक्ट करती हो, वो उसका शुभारंभ किसने किया? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया है। क्लियर है? अच्छा, इसका नाम क्या है ये नोट कर लीजिएगा, लिख दे रहा हूँ मैं। इसका नाम है मोबाइल BSL 3 VRDL लैब। ठीक है, इसे DRDO और इसिक यानी ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि हैदराबाद में है, उनके द्वारा ये बनाया गया है। क्लियर है? तो इससे दोस्तों होगा ये कि एक दिन में 1000 से ज़्यादा सैंपल्स इकट्ठा किए जा सकेंगे, कलेक्ट किए जा सकेंगे। तो इससे भारत में टेस्टिंग की जो क्षमता है और तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसीलिए ये लॉन्च किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है राजनाथ सिंह जी ने। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में UNODC ने अपनी पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के तहत भारत में कौन सी सीरीज़ शुरू की? तो UNODC ने अभी हाल ही में दोस्तों, इसकी बहुत ही फेमस पहल है एजुकेशन फॉर जस्टिस। इसी के तहत भारत में इसने दोस्तों लॉकडाउन लर्नर्स नाम का एक सीरीज़ शुरू किया है, लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज। अब इसके तहत होगा ये कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन डिस्कशंस किया जाएगा, टीचर्स और स्टूडेंट्स से, और उनसे पूछा जाएगा, उनसे कंसल्ट किया जाएगा कि कैसे कोविड-19 महामारी के दौरान लोग ईमानदारी से जस्टिस के साथ एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं, और उनमें कैसे इसकी मदद कर सकते हैं इस संगठन की। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं इस संगठन के बारे में। UNODC है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, यानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। वियना ऑस्ट्रिया में है इसका हेडक्वार्टर, और मिस घड़ा फथी वाले हैं इसकी महासचिव। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, 1970-80 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माने जाने वाली किस अभिनेत्री का निधन हो गया?
दोस्तों अभी हाल ही में ऊषा गांगुली जी का निधन हो गया है, जो कि 1970-80 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक मानी जाती थी। काफ़ी फेमस डायरेक्टर थी, एक्ट्रेस थी और सोशल एक्टिविस्ट भी थी। 1998 में यानी 1998 में इनको डायरेक्शन के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है शतरंज के बंटर ब्लिट्ज कप 2020 कौन जीता। दोस्तों इसे जीता है एलिर्जा फिरोजा ने। किसने? एलिर्जा फिरोजा ने। ये ईरानी मूल के हैं लेकिन पेरिस में वर्तमान में रहते हैं। तो इन्होंने जीत लिया है बंटर ब्लिट्ज कप 2020। अब इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को, वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन। इनसे कई बार विश्वनाथन आनंद भी हार चुके हैं। इनको इन्होंने हराया एलिर्जा फिरोजा ने। बंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीत लिया है। ठीक है, ये शतरंज का एक टूर्नामेंट होता है और जीतने के रूप में यानी कि पुरस्कार राशि के रूप में इनको मिला है $14,000। ठीक है, कितना? $14,000 की राशि मिली है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो था दोस्तों आज के दिन का करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों आगे आने वाले दिनों में और भी बेस्ट और भी ज़्यादा कंटेंट के साथ आपके पास वीडियो आने वाली है। मैप के थ्रू मैं एक फोकस कंट्री चुनूंगा और एक राज्य चुनूंगा, राज्य यानी कि स्टेट कोई चुनूंगा और उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा पर डे कोई एक देश या फिर कोई एक राज्य, और एक एक करके हम लोग देश के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं उनको कवर कर लेंगे और भारत के सभी राज्यों को तो कवर करेंगे ही। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना है। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग सबसे पहले 15 लोग डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मनु पांडे, चांद बाबू, मोहम्मद जारिफ, रविशंकर, श्यामशेर कुमार, पूजा चौधरी, साबिर आलम, गुड्डू कुमार, श्वेता पाल, मिथुन कुमार, नेहा जायसवाल, नरेंद्र मीना, शांति प्रिया, जय चौधरी, राजवीर कौर। हालांकि इसमें बहुत से नाम और जोड़ना चाहिए क्योंकि कल ये लोग बिजी थे कुछ और भी चीज़ करने में। सपोर्ट इतना दिखाए हो आप लोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।